Good evening, everyone. Respected all the Vaidyas and my dear delegates. आज का ये मंच, आज का ये वेबिनार सिर्फ एक वेबिनार नहीं है। आप सब डॉक्टर शिल्पा येरमे मैम को अच्छे से जानते हो। ये एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिन्होंने कोविड के कठिन समय में भी नॉलेज को लॉकडाउन होने नहीं दिया था। जब दुनिया रुक गई थी, जब लोग सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे, तब उन्होंने काउंटलेस फ्री लेक्चर स्टार्ट किए, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ, ज्ञान का हर वैद्य ज्ञान हर वैद्य तक पहुंचाए बिना किसी रोक टोके। सो शी इज नॉट जस्ट अ टीचर, शी इज अ गिवर ऑल्सो, शी इज नॉट जस्ट अ स्पीकर, शी इज ऑल्सो मोटिवेटर। और सिर्फ एक अचीवर नहीं, शी इज अ लिविंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो आयुर्वेद के उन फीमेल डॉक्टर्स के लिए है जो हर रोज अपने ओपीडी में पेशेंट्स हो या फैमिली मेंबर्स हो या इन लॉस हो, स्कूल क्लिनिक ओपीडी में कहीं पे भी एटलीस्ट वन केस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स की देखती है जहाँ पे फीमेल सफर हो रहे हैं। सो आज हम चाहते हैं कि डॉक्टर शिल्पा येरमे मैम ये इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से हाईलाइट करे। सो शी इज गोइंग टू टीच अस, make us understand about the female patients who are suffering from thyroid disorders, and also most importantly she will be also talking on ayurvedic treatment protocol for patients, especially females health. Okay, so ये सिर्फ थायराइड का टॉपिक नहीं है, ये हार्मोन्स, इमोशंस, स्ट्रेस, देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर साइलेंट सफरिंग्स का टॉपिक है। और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं डॉक्टर शिल्पा मैम। 22 22 साल से अधिक समय का इनके पास टीचिंग एक्सेलेंस है। हजारों स्टूडेंट्स को आयुर्वेद की रोशनी से जगमगाया है मैम ने। MUHS अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स भी मैम ने लिखी है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी बुक्स के मैम ऑथर रह चुके हैं। शी इज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ थेरापेटिक्स इन गायनेकोलॉजी एंड ओबेसिटी एंड आयुर्वेदिक अप्रोच, PCOD, प्रकृति, धातुसार, क्लिनिकल आयुर्वेदा, ऐसे हर एरियाज में उनका योगदान अनमोल रहा है। तो सिर्फ प्रोफेसर और ऑथर ही नहीं है मैम, मैम इंटरनेशनल स्पीकर भी रह चुकी है। शी इज अ मोटिवेटर, शी इज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर ऑफ रेप्यूटेड जर्नल्स, और साथ शी इज द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा वेल्थ वेलफेयर फाउंडेशन सोलापुर। शी इज द सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ क्रिया शारीर, चेयरमैन ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट नीमा टीचर्स फोरम। So she is truly an unstoppable force, I should say. So to all respected delegates present here today, and to Dr. Shilpa Yerme Patilji ma'am, I welcome you once again on IIS platform. Please enlighten us today with this sensitive topic of female patients, those are suffering from thyroid disorders. Yes. So thank you very much, Dr. Manjusha Chittiman and the whole team behind this IIAS. I hope my voice is clear and I'm clearly audible and my slides are Yes, clearly visible. So I yes, start. ma'am. Yes. तो चलिए आज हम Ma'am, can you कुछ start your video? वीडियो मैम थोड़ा मैं बाहर हूँ तो Okay, विजिबल okay. नहीं है, क्राउड है। ओके, सो आपकी स्लाइड है ना? हाँ, स्लाइड यस, विजिबल है क्लियरली। यस मैम, यस मैम। ओके। सो चलिए आज हम कुछ डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, भले आप सभी वैद्य हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट स्टिल आई वांट टू से समथिंग अबाउट द थायराइड ग्लैंड कि ये काम कैसे कर, क्योंकि हमें जब तक इसका जो फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल पार्ट जो है, वो जब तक हम क्लियर नहीं कर पाते या हम अच्छे से आयुर्वेद के जरिए से नहीं समझते, तब तक आगे मुझे लगता है कि जो क्लिनिकल पार्ट है या जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अच्छे से समझा नहीं जा सकता है। सो एक्चुअली थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले में होती है। सो
थायराइड ग्लैंड ये गले में रहती है, एंड इट इज जस्ट अ बटरफ्लाई शेप्ड, एक जैसे छोटी सी ये ग्लैंड होती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। क्या क्या काम करती है? सबसे पहले तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, इसके साथ ही हार्ट रेट है, टेम्परेचर है, या फिर लाइक जो अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन है। सबसे मुख्य इसके जो हार्मोन्स है वो है T4 एंड T3, दैट मीन्स थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, दैट मीन्स T3 एंड T4। ये इन हार्मोन्स को, इन सिक्रेशंस को ब्लड स्ट्रीम में आवाज क्यों आ लाती रहा है, है इसमें? और ब्लड स्ट्रीम में Oh my God. Oh my आप एक मिनट अपना, आवाज क्लियर है मेरी? आप चैट बॉक्स में डालिए कृपया। अमृता जी, अनुराधा जी, सभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी आवाज क्लियर है? आरती जी, डॉक्टर दीप्ति, कैन यू प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स? या ओके वर्षा जी, ओके, थैंक यू। सो आप सभी कनेक्ट रहिए एंड एक्टिव रहिए, बीच बीच में मैं आपको भी कुछ इंटरैक्ट करूंगी, कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं थायराइड ग्लैंड को, दीप्ति जी, कि ये काम क्या करती है। ओके। और फिर आगे मैं आपको आज पूरा थायराइड का जितना मैक्सिमम मैं आपको बता सकूं, काफी सारे केसेस भी है, बट जैसे समय है उस समय में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे शरीर में जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स आते हैं, रेगुलराइज करते हैं अनेक सारे कार्य, और एक सेंट्रल एनर्जी के रूप में ये हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को, डाइजेशन को, मसल के फंक्शन को, इवन दो ब्रेन डेवलपमेंट को, यानी बच्चों में अगर अच्छे से ब्रेन की डेवलपमेंट है तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है थायराइड ग्लैंड का, यानी इस थायरोक्सिन हार्मोन का। तो ये मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारी जो एक सेल की ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको भी ये कंट्रोल करता है हार्मोन इसका, बहुत ही। एंड इसके साथ साथ जैसे ये सेल्यूलर लेवल पर काम करता है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, and जो स्पीड रहती है सेल्स की ऑक्सीजन कंज्यूम करने की, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द वेट एंड द अदर सिस्टम्स आल्सो, जो मुख्य रूप से हमारे ग्रोथ से जुड़ी है। एंड थायराइड हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो मेरे चेहरे पर या मेरे मुख में या हर व्यक्ति के मुख में या ओठ ओष्ठ में अलग अलग प्रकार के स्नायु होते, मसल्स होते हैं। जब हम हंसते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम रोते हैं, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जिसके जरिए हम चेहरे पर अलग अलग प्रकार से हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। जैसे हम रो रहे हैं तो हमारे चेहरे का आकार अलग होता है, जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारे चेहरे का आकार अलग बनता है। तो ये आकार, ये कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू द मसल, मांसपेशियों को एक विशिष्ट एनर्जी देना या ऑक्सीजन देना, या इसके साथ साथ जो भी बदलाव इस मांसपेशियों में होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है, इट इज अल्सो कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन के जरिए। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, और ये कैल्शियम भी रेगुलेट होता है इस ग्लैंड के जरिए। तो आप सोचिए कि ये ग्लैंड शरीर के हर ऑर्गन से जुड़ी है एंड हर प्रकार के कार्य करती है। इसमें दो मुख्य रूप से विकृतियां होती है, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, आयुर्वेद में इसको हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी आप इसको कहेंगे कि जब ये हार्मोन्स ओवर ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं शरीर में, तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। आयुर्वेद के विचार से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये है पित्त वृद्धि। आप सोचिए, आज मैं आपको दोष धातु मलों से कोरिलेट करवाने वाली हूँ इस थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, यानी अधिक मात्रा में सक्रियता। अब जब ये ग्लैंड निष्क्रिय बनती है, इसको हम कहेंगे अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जो कि बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स को बनाती है। आप इसको हम कोरिलेट करेंगे कफ वृद्धि से। अब आप सोचिए, कब जब बढ़ता है तो क्या क्या होता है, मैं आगे भी समझाऊंगी आपको सब, जब हम पूरा डिटेलिंग करेंगे। बट सबसे पहले तो यहाँ पर हम थायराइड ग्लैंड को समझ रहे हैं। इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो सिक्रेशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये इसको कंट्रोल करता है। यानी आप सोचिए कि हम यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको फोकस करके बनाना है, एंड यू हैव टू फोकस आल्सो टुवर्ड्स द ब्रेन, मस्तिष्क। क्योंकि मस्तिष्क में ये जो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ये हमारे शरीर के पूरे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है बाय सिक्रेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मोन। इसमें से एक हार्मोन जो है, जो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है। तो जब थायराइड ग्लैंड विकृति होती है या जब कोई हार्मोन कम ज्यादा होता है, तो हमें सोचना होगा कि हम हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करें या उस ब्रेन के एरिया को भी हम ट्रीट करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी को प्रैक्टिस एनहांस करनी है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, और आपके पास कम से कम, जैसे मैडम ने भी बताया कि रोज एक तो केस आती है थायराइड, या तो हाइपोथायराइडिज्म या तो हाइपर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आज ये टॉपिक रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थायराइड ग्लैंड इज क्लोजली रिलेटेड टू वुमन। महिलाओं में अगर कोई ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे मुख्य विकृतियां देखी जाती है, तो वो है थायराइड। एक जैसे देखा जाए कि लाइक इट इज मोर कॉमन, 10 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमन देन द मैन। यानी पुरुषों से ज्यादा 10% महिलाओं में ये होती है। और मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, वेट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी है। आपके पास आने वाले हर इनफर्टिलिटी के केस का आपको, जो आप परीक्षण करेंगे, इसमें जरूर आपको ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिसफंक्शन आप देखते होंगे। टीएसएच नॉर्मल लेवल आप देखते होंगे, रिपोर्ट्स बनाते होंगे, या रिपोर्ट्स के जरिए जब कोई केस आती है तो रिपोर्ट्स के अनुसार आपको ये देना होगा। अब इसी के साथ साथ ये जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, या प्रेगनेंसी के रिस्क है, या हेल्थ इश्यूज है, जो इनफर्टिलिटी है, या कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होती है, इन सभी में भी आपको थायराइड का इम्पैक्ट दिखेगा। और जैसे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करती है, तो इसीलिए एक कॉमन सी बात है कि ये महिलाओं में ज्यादा इसका इफेक्ट रहने वाला है। तो थायराइड डिसफंक्शन ये कभी कभी बहुत ज्यादा हेवी और इरेगुलर पीरियड्स, या फिर कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाना। तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है अमेनोरिया का या इरेगुलर मेंसेस का, तो आपको स्ट्रेस लेवल या बाकी सब जो कारण हम सोचते हैं ना, इसके साथ साथ हमें हेतुओं में इस ग्लैंड के डिस्टरबेंस के बारे में भी सोचना होगा। ये एक आप नोट डाउन हिस्ट्री था करिए। क्या? हम्म। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अपना माइक आप कृपया म्यूट करके रखिएगा। मैं अभी इस ऑप्शन को भी कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। एंड प्लीज आप आपके जो भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में पोस्ट करते रहिएगा, जैसे मुझे समय मिलता है, जहां जहां पे भी जरूरत है वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी वीडियो ऑन करके रखिएगा। मैं थोड़ा बाहर हूँ इस कारण से, या फिर क्लियरिटी के लिए, इंटरनेट इश्यूज के लिए मैंने अपना वीडियो बंद रखा है। बट आप अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ताकि अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए। एंड देन आपके जो भी प्रश्न रहते हैं वो आप चैट बॉक्स में पोस्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल है, आकांक्षा जी, अमृता जी, अनुराधा जी, आशा जी, सुचिता जी, संयोगिता जी, तो यू कैन ऑन योर वीडियोज। ठीक है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि ये रिलेट करती है मुख्य रूप से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को। इसके साथ साथ महिलाओं की एक बड़ी समस्या, जैसे मैंने देखा है कि काफी महिलाएं आती है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे वजन कम करना है। जब आपकी ये थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है, शरीर में कफ दोष बढ़ता है, तो आप जानते हैं कि कफ का मेद धातु से, रस धातु से, मांस से, मज्जा से, शुक्र से क्या रिलेशन। और इस रिलेशन के तहत ये तो एकदम लाइक मतलब जायज है कि आपके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में थायराइड ग्लैंड की डिस्टर्बेंस के कारण या हाइपोथायराइडिज्म के कारण वेट गेन होना, थकान आना, कुछ ऐसे लक्षण। अब यहाँ इस स्लाइड पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म
की स्लाइड मैंने बनाई है जिसमें आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल वेलनेस की। तो जैसे यहाँ पे कफ बड़ा है, कफ बड़ा है, कफहूति यानी हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी एक प्रकार से कफहूति। अब जब कफ बढ़ता है तो कफ के स्निग्ध, शीत, मृदु, या फिर लाइक शिथिलता, सीमितता, मंदता, स्थिरता, अचलता, ये सारे गुण बढ़ते हैं। अब ये सारे गुण बढ़ते हैं और शरीर पे, अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग प्रभाव दिखेगा। तो मन, पहले बात करेंगे मन की। अब जैसे मन पर कफ के कारण तमोगुण का प्रभाव पड़ा है, तो तमोगुण ये स्थिरता, जड़ता, निश्चलता का प्रतीक है। यानी शरीर में तमोगुण जब भी बढ़ता है तो आप देखते हैं कि निद्रा आती है, मन कुछ काम नहीं कर पाता है, कुछ मेमोरी कम हो जाती है, या एक ब्रेन फॉग आज के जनरेशन के लिए बहुत आसान ये शब्द होता है, ब्रेन फॉग। यानी कुछ धुंधलापन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, लैक ऑफ फोकस, इंसोम्निया, बहुत ज्यादा कभी कभी नींद आ जाती है, और एनर्जी क्रैशेस यानी बिना कारण के थकान। अगर आपके पास कोई महिला आ रही कि मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही, तो आपके मन में ये प्रश्न आना ही चाहिए, या आपके प्रिस्क्रिप्शन पर ये आना ही चाहिए कि भाई क्या ये कुछ थायराइड ग्लैंड की डिस्टर्बेंस तो नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आप देखिए, आप नोट डाउन करते चलिए पॉइंट्स को। देन आगे बढ़ते हैं, मसल बोन की बात करेंगे। तो मसल क्रैम्प्स आते हैं शिथिलता के कारण, वीक बोन्स, जैसे थायराइड की ग्रोथ को या कैल्शियम को भी मेंटेन रखती है। आपके जो हेयर होते हैं वो पतलापन, महिलाओं में उम्र के चलते चलते हेयर थिनिंग होती है। सबसे पहले महिलाओं में जो हेयर फॉल या हेयर थिनिंग का पैटर्न होता है, इट इज लाइक हेयर, यानी भांग जो होता है, जो मिडल पोर्शन होता है हेयर का, वहां पे थिनिंग होती है। यानी अगर किसी महिला का जो फोरहेड या उसका जो भाग होता है वो अगर आपको बड़ा दिख रहा है, तो यू शुड फोकस ऑन द थायराइड ग्लैंड इन्वेस्टिगेशन। देन आवाज में बदलाव है, और कभी कभी जैसे गले में कुछ अलग सा लग रहा है, वेट बदल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, या बाउल जो एक एम्प्टी होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, सबसे मेन लक्षण वजन का बढ़ना, और वजन आसानी से कम नहीं हो रहा है। वो महिला प्रयास कर रही है बट वो कम नहीं हो रहा है। और शरीर या जैसे हैंड्स है, स्किन है, वो ठंडापन वहां पे आ जाना कफ के कारण। अगेन कफ, देखिए कफ दोष के गुण, हमें यहाँ बेसिक समझना है कि कफ दोष के गुण क्या है, और ये गुण शरीर के हर अंग पे, हर हिस्से पे कैसे प्रभाव बताते हैं। देन कफ के कारण, जैसे कफ का मुख्य स्थान उरस स्थान है, तो उरस स्थान यहाँ पे प्राणव स्रोतस रहता है, लंग्स है, फुफ्फुस है, फेफड़े काम करते हैं, हृदय है। तो यहाँ पर भी कफ के कारण एक प्रकार से श्वास या कास जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। देन जो नेल्स होते हैं वो भी पतले बनते हैं, या छोटे छोटे कारण से वो टूटते रहते हैं, ब्रिटल नेल्स होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करेंगे तो अगर महिला मैरिड है और आपके पास फ्रिक्वेंटली आ रही है, इनफर्टिलिटी है या फिर मिसकैरेजेस के केसेस लेकर आ रही है, तो आपको ये सोचना होगा। और कोई महिला आती है इरेगुलर पीरियड्स बताती है, या फिर हेवी ब्लीडिंग है, या फ्लो बहुत ज्यादा क्लॉटेड है। देखिए क्लॉट यानी अगेन कफ का स्निग्ध, स्तिमित गुण, स्कंदन, क्लॉटेड फ्लो, यानी खून जो बह रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है उसमें एक प्रकार का जमाव आता है, या बहुत ज्यादा लाइक ऐसे क्लॉटी और हेवी फ्लो वहां पे आता होगा, तो भी आपको ये सोचना होगा। इनफर्टिलिटी तो फिर आगे जैसे ये लक्षण होते तो इनफर्टिलिटी तो आनी ही है। सो इस प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म में ये सारे सिम्टम्स, डिप्रेशन एंड ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती है, हिल क्रैक हो जाते हैं ठंड के कारण, अलग अलग, यानी चेहरे से लेकर शरीर के नाखून तक आपको लक्षण मिले। चेहरा थोड़ा सूजा हुआ सा, बैगी आईलिड्स, बिकॉज यहाँ अगेन कफ का श्वेत गुण, शीत गुण, जिसके कारण से आईलिड्स बैगी होती है, पफी अराउंड द आईज और ड्रूपी आईज होती है, एंड पतलापन, जैसे आईब्रोज भी पतली होती है, ना केवल मस्तिष्क के बाल, बट हेड के जो होते सर के बाल, बट बाकी जो भी शरीर के बाल होते हैं वो भी पतलापन वहां पे भी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के लक्षण आपको मिलते हैं। सो अब मैं थोड़ा आपको अलग लेवल पर जाने वाली हूँ। आज का ये जो क्लास है बहुत ही अलग लेवल का अभी बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है कि मैं आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझाऊं। बिकॉज देखिए, एक एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि आप कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है हमें।
हमारी लिमिटेशंस क्या है जब हम थायराइड के केसेस को ट्रीट करते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट स्लाइड पे बताने वाली हूँ। मैं ये दावा जरूर नहीं करूंगी कि आप कोई आपके पास हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट आता है तो उसकी जो भी टैबलेट चल रही है उसको पूरा बंद करिए और आयुर्वेद शुरू करिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। बिकॉज आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे शरीर के हर अंग से जुड़ी है। तो ये साहस हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो केस समझनी है, फिर हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट करेंगे। जहाँ पे जो जरूरी है प्रोटोकॉल वो फॉलो करेंगे, एंड देन ये जो टैबलेट्स चल रही होती है उसको कम करना है बढ़ाना है वो हम विचार करें। तो आपके पास आने वाले केस में अगर कोई टैबलेट चलती है तो उसको चलते रहने दीजिएगा, कोई एकदम से बंद मत करिएगा। ये मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ने से पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है हाइपोथायराइडिज्म, यानी एग्जैक्टली क्या है। जैसे थायराइड ग्लैंड ये गले में है। अब गला ये किस दोष का स्थान है, चैट बॉक्स में आप पोस्ट करिएगा सभी लोग प्लीज। सरमती जी नमस्कार, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप पोस्ट करिएगा, उषा जी, तनिष्का जी, सुनंदा जी, कि गले में कौन से दोष होते हैं, वात पित्त कफ के कौन से प्रकार गले में है बताइए। क्योंकि जब ये हम समझेंगे ना तब आपको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। निशा जी, प्रिया जी, सभी लोग एक्टिव रहिएगा। सोनल जी, दीपिका मैम, धनश्री, अमृता जी, आकांक्षा जी, फास्ट। आपके जितने आंसर्स फास्ट आते उतना मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ूंगी। यस प्लीज। कफ, उजाला जी कफ, ठीक है। कफ का कौन सा प्रकार, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज पोस्ट प्रवीणा जी। कफ है, ठीक है ना, गले में कफ है, वात दोष नहीं है गले में। कफ का कौन सा प्रकार है गले में जी, फास्ट फास्ट, उदान वायु, वेरी गुड, करेक्ट। उदान, उरस्थानम उदानस्य, नासा नाभि गला, इसको भूलना ही नहीं है। आपके बेसिक्स आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, उस पर सारा खेल है। उदान वायु करेक्ट। कफ दोष, अवलंबक कफ है उरस्थान में। साधक पित्त है, देखिए लक्षण समझिए जी। बोधक कफ जीवा पे होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप पोस्ट करते रहिएगा। सो अब यहाँ पे जैसे ये उर स्थान उदान का स्थान है, तो यहाँ पे उदान की विकृति और ये उदान वायु जाकर अग्नि को, यानी जो अग्नि समीप दोष है वात दोष का प्रकार समानो अग्नि समीपस्थः, तो ये जाकर इस समान को आवरण करता है। उदान जो गले में है वो जाकर समान को आवृत्त करता है। सो हाइपोथायराइडिज्म कैन बी टेकन एज अ उदान आवृत्त समान। अगेन कफ आवृत्त उदान। अब जैसे गले में कफ है, उदान वहां से आ जा करता है। आप जानते हैं ना उदान का काम क्या है, उरस्थानम उदानस्य नासानाभि गलाच्छरित। वाक प्रवृत्ति, बोलना, प्रयत्न, ऊर्जा, सब ये कार्य, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप में से सभी लोग बलून्स फुलाते हैं, बलून्स फुलाते हैं। कुछ फंक्शन होता है, बर्थडेज वगैरह होते हैं, तो आप घर में बलून को फुलाते हैं, घर में बलून्स लाए जाते हैं एंड बलून को हम लोग फुलाते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि आप कितने मैक्सिमम बलून्स को फुला सकते हैं, नवीन जी बताइए, तनिष्क जी, आशुतोष जी, 20 30 100? बाप रे, आई डोंट थिंक 100 तो कोई किसी को पॉसिबल नहीं है। 20 30, वेरी नाइस। और बताइए, और डालिए, पोस्ट करिए। कोई है क्या कि नहीं बाबा मुझसे बलून नहीं फूलता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने डाला है कि मैं नहीं फुला सकती हूँ क्योंकि मैं अब, मैम देखिए कौन है, प्रवीणा जी, ओके। तो ठीक है, आप वो हाइपोथायराइडिज्म को लाइक आप सोचिए मत उसके बारे में, जस्ट आंसर करिए। आशा जी 2, केवल 2, ठीक है। 15, विन्नी जी, वेरी गुड। 15 बलून फुलाना ये कोई मामूली बात नहीं। देखिए बलून फुलाना बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको लगता होगा कि इससे इसका क्या संबंध है, बिल्कुल बड़ा संबंध है।
आप अगर अच्छे बलून फुला पाते हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड वाइटल कैपेसिटी, आपकी वाइटल कैपेसिटी अच्छी है, आपके लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बिकॉज लंग्स में वायु का आना जाना, ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उदान का कार्य है। यानी आप मैक्सिमम इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। और ये जो पूरा, अब इतना मैं डिटेलिंग कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, जो आईआरवी एआरवी फिजियोलॉजिकल बातें हैं, बट ये आप जानकर चलेगा, अगर कोई अच्छे से बलून फुला पा रहा है, दैट मीन्स उसकी लंग कैपेसिटी इज बेटर। यानी लंग कैपेसिटी अच्छी है, उदान अच्छा है, क्योंकि उदानो बलम उच्चते। आप बोल पा रहे हो, कोई अच्छा बोल सकता है 1 घंटा 2 घंटा, ये उदान का कर्म है। उदानो भाषित गीतादि, भाषण गायन ही उदान की कार्य है। अब देखिए, अब इसमें जैसे वॉइस चेंजेस हो जाते हैं, जो भी है बदलाव, आपको कोरिलेट करना है कि दोष धातु मलों से ये ग्लैंड कैसी जुड़ी है। हम ऐसे बेकार में सोचते कि आयुर्वेद में ग्लैंड्स का वर्णन नहीं है वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मैं अभी आज वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए, कफावृत्त उदान। कफ दोष का स्थान, सामान्य स्थान उर स्थान है, तो यहाँ पे भी उदान रहता, तो यहाँ पे कफ का आलेपन हो जाएगा उदान को, इसलिए उदान ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अब जैसे कफ दोष का बहुत ज्यादा धातुओं से, यानी रस, फिर मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, तो करीब करीब 5 धातुओं से इस कफ का आश्रयशी संबंध है। तो ये सारे धातु तो बिगड़ने ही है, बस सबसे ज्यादा क्लोज कनेक्शन है कफदोष का मेद धातु से। इसीलिए ये मेद बढ़ता है, मेद विकृत होता है, और ये मेद विकृति के कारण वजन बढ़ता है। समझ रहे? एंड सो जो हार्मोन थायरोक्सिन ये प्रोड्यूस करते थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी एनहांस करती है। इसमें जो आयोडीन होता है ना, ये आयोडीन, ये हम आयोडीन को क्या समझे, आयोडीन को हम समझेंगे तेज महाभूत। और ये आयोडीन तेज महाभूत समझते हैं, जो थायराइड हार्मोन का मेन कंटेंट है। आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आयोडीन युक्त साल्ट, आयोडीन युक्त साल्ट वगैरह। सो लाइक देखिए, सिंपल सा कनेक्शन बन गया कि थायराइड हार्मोन ये अग्नि का अंश है। अब हाइपोथायराइडिज्म आयुर्वेद में जो अग्नि की विकृति, यानी अग्नि दृष्टि के कारण होता है। अब जहां कफ बढ़ा है वहां अग्निमान्य होना ही है, तो इतना कफ ज्यादा बढ़ गया है कि जिसके कारण से अग्नि अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। और इस कारण से यहाँ पे जाठराग्निमान्य, फिर आएगा धात्वाग्निमान्य। सो हमें यहाँ पे फोकस करना है कफ पर, यानी कफ का शमन करना है, और वात का। तो कफ वात शामक प्रॉपर्टीज वाले द्रव्यों को हमें चुनना है। अब जैसे सिम्टम्स अभी हमने देखे ना, वेट गेन हो रहा है, या जो ब्रेन फॉग है, और तमोगुण का बढ़ना है, आलस है, धुंधलापन है, वगैरह वगैरह, इन सब को हमने कोरिलेट किया कफ से। और इस सब को प्रमोट करने वाला दोष कौन सा है? वात दोष। तो हमें क्या सोचना है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में, सुचेता जी, प्रीति जी, कि हमें कफवात पर काम करना है। सो इस सिम्टम्स को हमें कम करने के लिए पंचकर्म वगैरह तो है ही, शमन चिकित्सा भी देंगे, पैलेटिव ट्रीटमेंट भी देंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर टैबलेट मेडिसिन बंद ना करें, बिकॉज इट विल टेक टाइम। पूरा अच्छे से प्रोटोकॉल आपको बनाना है, जो इस टीएसएच लेवल पर काम करेंगी। और आपको इस टीएसएस लेवल पर भी फोकस, यानी अटेंशन रहना है, कैसे बढ़ रहे, क्या हो रहा है। तो थोड़े मेन मेन मैं आज के सत्र में मेन मेन टॉपिक्स या मेन मेन जो मेडिसिन है उस पर बात करूंगी। फिर आगे जो हमारी सीरीज होने वाली है ना, उसमें मैं आपको अलग अलग प्रोटोकॉल देने वाली। ओके, अलग अलग प्रोटोकॉल, यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जैसे अलग अलग केसेस आते हैं तो एक दो दो तीन तीन प्लान्स मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपके पास जो भी केसेस आए, जैसे हर केस अलग होती है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की उम्र अलग अलग है, तो बस उसके अनुसार आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उस प्रोटोकॉल को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। कुछ मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे सबसे पहला नंबर आता है वरुणादि कषाय का। अब ये वरुणादि कषाय आपको हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। कोई भी काफी सारे आज जो केसेस आते हैं ना गायनिक प्रैक्टिस में, आप बैठते हो तो अर्बुद के, फाइब्रॉइड के, ग्रंथि के, अलग अलग,
जैसे वो तो कॉमन हो गया है कि कुछ एज के बाद महिलाओं में गर्भाशय का अर्बुद होना ही है वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें सबसे पहले याद आती है वुल्नरी कषाय। तो ये बहुत अच्छे से इस ग्रंथि जन्य विकृतियों को दूर करता है। फिर दूसरा जो अनुभूत भी है, और जिसपे काफी रिसर्चेस हुए हैं, काफी जो पीजी या पीएचडी में काम होता है उसमें, गंधर्व हस्त्यादि कषाय करके भी एक बहुत ही अच्छा ये कषाय है, काढ़ा है, जो आप इस केसेस में यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है गूगल तिक्कत कषाय। ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कोई भी वृद्धि होती है तो इसमें, या फिर कफ के विकारों में गुगुल का बड़ा अच्छा रोल रहता है। कफवातजन्य स्थितियां होती है तो हम लोग गुगुल को, बिल्कुल गुगुल के हमारे पास आयुर्वेद में कम से कम 70, मैंने एक बार एक सीरीज चलाई थी केवल गुगुल की। सो गूगल हमारे पास कम से कम 70 से मतलब 70 to 80 प्रकार के गूगल हमारे पास है। इसमें से सबसे बेस्ट है नवक गूगल ओबेसिटी के लिए। क्योंकि अब इस केसेस में वजन बढ़ता है तो पेशेंट का सबसे पहले ये रहता है कि ठीक है, मेंस्ट्रुअल वगैरह वो थोड़ा बहुत वो सह लेते हैं, बट वजन जब बढ़ता है तो महिलाएं काफी अस्वस्थ होती है। तो इसमें मेदो रोग विथ थायराइड डिस्टर्बेंस अगर होता है तो नवक गूगल बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर इंदुकांत कषाय है, वो भी काफी इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। मतलब देखिए, आपको काफी ऑप्शन है मेडिसिन के, बट कहाँ पे क्या यूज करना है ये जैसे आपका अनुभव और काफी बाकी बातें भी उसमें ऐड ऑन। इसके साथ साथ जैसे अगर आप शमन चिकित्सा की हम बात कर रहे थे, तो इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा ड्रग हमारे पास है अश्वगंधा, जो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है यहाँ पे। और इस स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए, और यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन की मात्रा प्रमाण कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए, एंड ये कैसे काम करता है, तो अश्वगंधा ये कॉर्टिसोल पर काम करती है, जो कॉर्टिसोल का लेवल लो करती है, और जिसके साथ फिर थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। इसमें जैसे अभी गूगल का मैंने बताया है जो स्टिमुलेट करता है थायराइड के। अभी यहाँ पे हमारा फोकस क्या है बताइए, फोकस क्या है हमारा? अनिश जी, अमृता जी बताइए क्या फोकस है यहाँ पे? हमें थायराइड ग्लैंड को जो अंडर एक्टिव हो चुकी है ना उसको एक्टिवेट करना है। करेक्ट है संयोगिता जी? करेक्ट है, इसको एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं अभी? स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। सो गूगल हमने दे दिया। अब गूगल में बेस्ट कौन सा गूगल है? कांचना गूगल बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बट इसमें मैं कहूंगी कि शुरू के स्टेज में जहां वात बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है ना, तो कांचनार डायरेक्ट गूगल के रूप में ना यूज करें। आप कांचनार का काढ़ा यूज कर सकते हो। आप कांचनार अलग रूप में कॉम्बिनेशन जो द्रव्य है लाइक कांचनार, पुनर्नवा, वरुण, ऐसे मिलाकर आप दे सकते हो। मैं ये डिटेलिंग आपको आगे भी जो डिटेलिंग हमारी सीरीज चलने वाली ना उसमें मैं आपको डिटेलिंग दूंगी। आज तो बस थोड़ा सा मैं झलक देने वाली हूँ। एंड देन आगे बात आती है पुनर्नवा की, जो एक नेचुरल मेद धातु, उदक धातु, जल पर काम कर रहा है, वाटर रिटेंशन पर बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे मैंने बताया ना पफी फेस से या सूजन वगैरह आती है कफ के बढ़ने के साथ साथ, तो ये सब सूजन कम करने के लिए पुनर्नवा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जैसे कफ बढ़ा है तो अग्निमान है, तो अग्नि को तो बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आम पाचन या फिर टेस्ट एनहांस करने के लिए आप कोई भी त्रिकटु, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण जैसे कंटेंट यूज कर सकते हो जो अग्नि पर काम करते हैं, है ना। और फिर आगे फिर बस्ती में तो लाइक पंचकर्मा में तो सारे प्रकार आप यूज कर सकते हैं। यानी आप विरेचन यूज करेंगे और जो कफ के लिए भी काम करेगा, बस्ती यूज करिएगा बिकॉज ये वात दोष को बैलेंस करती है। और जैसे गट ब्रेन जो एक्सिस है, यानी अगर हम बस्ती देते हैं तो ये ब्रेन तक जाता है। अभी हमने देखा ना कि कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ थायराइड ग्लैंड यानी गले में काम करूंगा या वमन दूंगा या लोकल ट्रीटमेंट या पैलेटिव ट्रीटमेंट, शमन चिकित्सा। तो आपको ब्रेन तक पहुंचना है। और ब्रेन तक पहुंचने का सबसे बेस्ट मुझे लगता है दो ट्रीटमेंट है ब्रेन तक पहुंचने की, एक तो बस्ती और दूसरा है नस्य। तो जरूर आप नस्य करिएगा, पाउडर रूप में या ऑयल के रूप में, पंचेंद्रिय वर्धन, अणु तेल, या फिर जो पाउडर वाला होता है वचा वगैरह, तो वो भी चल जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या करते हैं ना, जो एक कफ का आवरण हो चुका है यहाँ,
हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी चैनल्स है, नाड़ियां है, पैसेजेस है, स्रोतस, आप जो भी कहिए, इसको क्लियर करने का काम ये जो हम नस्य दे रहे हैं ना उससे होता है। और ये चैनल्स क्लियर होते हैं तो हार्मोन्स रेगुलराइज होते हैं, एंड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, फिर हार्मोन्स अच्छे से कार्य में आ जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, जो आवरण हो चुका है मेद धातु पर, या मेद धातु को पिघलाना है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए अभ्यंग एंड स्वेदन, ये भी काफी अच्छे से काम करते हैं इसमें। और एक डाइट का भी मैं ऐड करूंगी। डाइट जैसे मैंने अलग से डाइट का भी क्लास ले चुकी हूँ मैं, आगे भी आएगा। तो उसमें भी हमें अब कफ बढ़ा हुआ है तो कफ के लिए हम जैसे उष्ण, लघु, एंड जो ताजा भोजन है जिसमें मसाले भरपूर यूज करे हुए हैं, लाइक जिंजर है, टर्मरिक है, क्यूमिन है, या ब्लैक पेपर है, जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि आयोडीन यानी तेज महाभूत है ना, आयोडीन यानी तेज महाभूत। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तेज महाभूत कम हुआ है। तो तेज महाभूत बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि तेज महाभूत प्रधान आहार दीजिएगा। आई होप माई स्लाइड्स आर विजिबल। सो बिल्कुल, बट अभी जैसे आहार की बात हो रही है तो इसमें आहार कौन सा अवॉइड करना है, बहुत ठंडा, कोल्ड, हेवी, ऑयली, जो जिसमें दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है या शुगरी प्रोडक्ट्स है, जो लाइक सर्टन रॉ वेजिटेबल्स खाने का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है, वो भी बहुत गलत है। आप अगर ककम्बर भी या सैलड भी रॉ खाते हैं तो गलत है। मैंने मेरे सत्रों में काफी बार एक्सप्लेन किया है कि ये जो कच्चा भोजन होता है ना, सैलेड वगैरह, ये वात प्रकोप करता है। तो सैलेड्स को भी आप स्टीम करके खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, और इससे वात प्रकोप भी नहीं होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करने होंगे आपको, लाइक योगासनास है, जो खास करके ब्रेन फॉग के लिए या मस्तिष्क को स्टिमुलेट्स करने के लिए जो हम यूज करेंगे, लाइक कुछ भ्रामरी जैसे, या उज्जाई प्राणायाम जैसे, या फिर सर्वांगासन है, भुजंगासन है, मत्स्यासन है, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। राइट, ये जो आसन आप अगर करते हो ना, तो ये आसन करने से, हाँ मेरी स्लाइड वही है, वरुणादि कषाय वाली वही है, मैंने मुंह नहीं की है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ओरली बता रही हूँ मैंने, है ना, क्योंकि सारे पॉइंट स्लाइड्स पे नहीं आते, वो एंड टाइम पे भी कुछ आ जाते हैं ना अपने आप से। बिल्कुल, तो ये भुजंगासन, सर्वांगासन जैसे आसन होते हैं, ये आपका जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ाते हैं। ये सोनू जी देखिए, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, ये अगर आप इस पोजीशन में जाते हैं तो ये स्टिमुलेट करते थायराइड ग्लैंड। एंड कैसे करते स्टिमुलेट, ये ब्लड सप्लाई ने क्रिया की तरफ बढ़ाते, और जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिकेशन, मेडिटेशन है, या आसन है, ध्यान है, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान्स है। मैं अभी जैसे मैंने बस एक झलक दिखाई आपको, जस्ट एक प्रोटोकॉल मैं आपको देना चाहती थी। इस प्रकार से दो चार मेडिसिन मैंने बताए हैं, बट काफी और भी मेडिसिन है जो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म यानी कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड के जो T3 एंड T4 सिक्रेशंस है वो बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा सिक्रेट हो। अब जैसे अग्नि यानी आयोडीन, तेज महत्व, अब यह बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हाइपरथायरॉइडिज्म कैन बी टेकन एज अ पित्त वृद्धि। ये बस पित्त वृद्धि है। अभी पित्त की चिकित्सा क्या करनी है, विरेचन देना है, पित्त का शमन करना है, मुक्ता, प्रवाल, ये वो सारे यहाँ पे काम करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। सो ये अब इसको कैसे समझते हैं हम, हाइपरथायरॉइडिज्म यानी पित्त ने अवरुद्ध किया है उदार को। अगेन थायराइड ग्लैंड यहाँ पर गले में है ही, या पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त अवरुद्ध करता है उदार को। अब पित्त बढ़ जाता है तो भस्मक जैसे रोग आते हैं। सो अभी मैंने जो बताए थे, अश्वगंधा, गुगुल, ब्राह्मी है, जो एंजाइटी, नर्वसनेस वगैरह सारे जो सिम्टम्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से
फोकस करती है। शतावरी है पित्त का शमन करने के लिए। कांचना और गुगुल दोनों जगह पे चलता है, यानी हाइपर में भी चलता है, हाइपो में भी चलता है। यहाँ पे जो पित्त के बढ़ने के कारण जो पल्पिटेशंस है या जो इंसोम्निया है, उसके लिए जटामांसी बहुत अच्छे से काम। तो सिम्टम्स बात करेंगे तो पित्त के बढ़ने के कारण सूजन, चिड़चिड़ापन, जलन, बर्निंग मिक्चुरेशन, बर्निंग सेंसेशन, कफ कम हो गया है जिसके कारण से स्निग्धता कम होगी, स्थिरता कम होगी, चंचलता आएगी। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरू में कि पूरा स्थान या हृदय ये साधक पित्त का स्थान है। और साधक पित्त का काम क्या है बताइए, साधक पित्त का कार्य क्या है? यस, एनीवन? साधक पित्त काम क्या करता है? कैन यू प्लीज पोस्ट? साधक पित्त का कार्य? साधकों, जी बिल्कुल, विद्रुति, बुद्धि, मेधा, ओके। और साधकम हृदगतम पित्तम, बुद्धि, मेधा, यस बिल्कुल। हर्ष, क्रोध, ओज, बिल्कुल। देखिए साधक पित्त और हृदय में जैसे ओज रहता है, अब यहाँ पे पित्त बड़ा है, तो पित्त की उष्मा गुण के कारण ओज का क्षय होगा, ओज डिप्लीट होगा। ओज यानी इसेंस, यानी आप सोचिए फिर उस व्यक्ति का शरीर, चेहरा कैसे दिखेगा, कैसे होगा, है ना? सो बिल्कुल ओज का क्षय हो चुका है, बिकॉज पित्त बड़ा है, पित्त की गर्मी बड़ी है, उष्णता बड़ी है, तेज महाभूत बड़ा है, जो जिसके कारण से सारे धातुओं का सार जो ओज है, वो बिल्कुल सार को भी उस तेज गुण के कारण सार का भी शोषण हो गया है। जैसे हम अगर चावल पकाते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा, चावल पकाते हैं तो चावल पकाने के लिए पानी चाहिए, चावल चाहिए, अग्नि की मात्रा चाहिए। अगर आपने बिल्कुल गैस को, चूल्हे को एकदम तेज कर दिया, इस अग्नि के कारण, तीव्र अग्नि के कारण पानी का अंश जो होता है चावल में जल्दी से घट जाएगा और चावल एकदम से ड्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। बस इसी प्रकार से शरीर में इस उष्मा के कारण, इस तेज महाभूत के कारण जो शरीर का सार है, रस धातु है, वो सारा द्रवगुण है, वो सारा शोषित हो जाएगा, जिसके कारण से ओज का क्षय होगा, रस का क्षय होगा, प्राण का नाश होगा। फिर मेदो व स्रोतस, अस्थि व स्रोतस की दृष्टि, मज्जा व स्रोतस, मनो व स्रोतस की दृष्टि, अन्न व स्रोतस, डाइजेशन इफेक्ट होगा, स्वेद व स्रोतस पर भी इसका इफेक्ट दिखेगा। ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे, ये सारे लक्षण है जैसे उष्णता बढ़ने के कारण। अगेन इसमें भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, फर्टिलिटी कंसर्न्स है, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें भी है, सेम ही है, अपोजिट है। अब यहाँ पे वेट लॉस होगा, जहाँ वहां पे वेट बढ़ गया था, अब यहाँ पे वेट लॉस हो चुका है ना? सो इसमें हमें, जी बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे भी अभी जैसे मैंने बताया ना, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जटामासी है, पंचकर्म तो आपको वही करने हैं। एंड इसमें थोड़ा पित्त का शमन हो, इसके लिए शवासन जैसे आसन बहुत अच्छे से काम करेंगे मैम। अभी आपने कुछ पूछा था उसके प्रकार, उसी प्रकार से शीतली जैसे प्राणायाम जो पित्त का शमन करते हैं, वो भी आप यहाँ पे अपना सकते हो। सो इस हाइपरथायरॉइडिज्म में विरेचन बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज पित्त की चिकित्सा है, तो हाइपरथायरॉइडिज्म में विरेचन का अच्छा इफेक्ट रहेगा। फिर चंद्रकला रस है, या मुक्ता प्रवाल पिष्ठी है, कामदुधा है, अ, जो पित्त का शमन करती है, वो सारे जो भी मेडिसिन है पित्त पर कार्य करने वाले, वो भी हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ कूलिंग प्रॉपर्टी हमें चाहिए। इस कूलिंग प्रॉपर्टी जैसे हाइपो में हमने देखा था नस से इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे मैं आपको ये करना चाहूंगी, यहाँ पे हमें शिरोधारा, बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। कामी, पित्त की गर्मी, पित्त की उष्मा, पित्त का चिड़चिड़ापन, इस सब के लिए, जो चिड़चिड़ापन उस व्यक्ति में आता है, उसके लिए शिरोधारा इज द बेस्ट ऑप्शन। जो स्ट्रेस कम करेगी, पित्त पर कार्य करेगी, वात पर कार्य करेगी, हाइपोथैलेमस के लिए भी बेनिफिशियल होगा ये जो प्रोसीजर है शिरोधारा।
फिर बस्ती दे सकते हैं, विरेचन, सारे पंचकर्मों में सारे पंचकर्म आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आहार में जो स्पाइसी पित्त प्रकोपक वाले आहार है उसको हमें कम करना है, और जो कूलिंग फूड मटेरियल है उसको हमें अपनाना है जिसमें जल की मात्रा अच्छी हो, और बहुत ऐसे कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। सो लेट्स रिमेम्बर, हमें थायराइड हार्मोन को रैपिडली सप्रेस नहीं करना है। आई आई रिपीट, मैंने बार बार बोल रही हूँ आपको कि हमें जो चल रहा है मेडिसिन उसको स्टॉप नहीं करना है। टाइम, कंसिस्टेंसी, मॉनिटरिंग चाहिए, और लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब भी चाहिए। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुरुची जो एंजाइटी को कम करती है, स्टेबिलाईज करती है, वो भी चाहिए। स्ट्रेस बैलेंसिंग के लिए हमें शतावरी, सिद्ध, दूध, शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जो क्षीरपा कल्पना है वह बहुत अच्छा है, जो पित्त का शमन भी करेगी, या नर्वस जो फॉग है, नर्वस एग्जॉस्टन है, वो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। फिर आप डिटॉक्स करिए, माइल्ड से मॉडरेट तक आम को कम करना है आपको। बाकी जो अभ्यंग है, कूलिंग मेडिटेशंस है, योगा है, इन सब के साथ भी आपको चलना है। सो ये मैंने आज एक शॉर्ट रिव्यू दिया है आपको थायराइड ग्लैंड की डिस्टरबेंसेस का, कि हम इस थायराइड ग्लैंड की डिस्टरबेंसेस कैसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में डिटेल में आपको मेडिसिन के नाम मिलेंगे, प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, अलग अलग जो वैदिया है उसके प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे हम, कहाँ पे क्या यूज करना है अकॉर्डिंगली, वो सारा डिस्कशन आने वाले समय में हम करते रहेंगे। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पोस्ट करिएगा। बस केस नहीं, आज केवल क्वेश्चंस हम लेंगे। अगर कोई केस होती है तो हम वो ग्रुप में आगे डिस्कस करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल वगैरह रहता है वो। सो ये मैंने मेरी तरफ से मेरा जो इस पर ये है वो मैंने बताया है। आगे आप आपके प्रश्न डालिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। यस, एनी क्वेश्चंस? जी, लिमिटेशंस तो है ही। तो पहले बाकी ट्रीटमेंट करेंगे। जी वैशाली जी, वही अभी जो मैंने बताया ना, बहुत सारे मेडिसिन है। यस, यस। मेनोपॉज का तो काफी गहरा संबंध है, मेनोपॉज एंड हाइपोथायराइडिज्म का। बिल्कुल। पेशेंट को 6 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है तो अमेनोरिया के कारण आपको ये रूल आउट करने होंगे। अमेनोरिया का एक कारण थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन भी होता है। एनी मोर क्वेश्चंस? साल्ट में आपको जिसमें आयोडीन है ना वो लेना चाहिए। बहुत सारे ड्रग्स है वेट रिडक्शन के लिए मैम। आपको वहां पे पंचकर्म भी करने होंगे, उद्वर्तन वगैरह भी करना है। अनिश जी, यस, मेक ड्रग्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ब्राह्मी, अश्वगंधा वो बताया ना मैंने, वो तो बिल्कुल ऐड करिएगा ब्रेन फॉग के लिए वगैरह। एनी मोर क्वेश्चंस?
ये देखिए, अब जैसे ना यहाँ पे आपने प्रश्न अच्छा पूछा है मैम। मेनोपॉज में क्या होता है ना कि जो एस्ट्रोजन लेवल्स होती है वो डिक्लाइन होती है ना। और ये इसके कारण से थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, और जिसके कारण वेट गेन है, फटीग है, या ब्रेन फॉग वगैरह हो जाता है। सो ये ओवरलैपिंग कंडीशंस होती है, और जिसके कारण से मूड लो होना, हेयर लॉस होना, या फिर डिप्रेशन, ये भी है। क्योंकि एस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो ये थायराइड हार्मोन का कन्वर्जन कम करवा देता है, जिसके कारण से फिर अ, इनका कोरिलेशन बन जाता है। जी। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? यू कैन पोस्ट रिव्यू अबाउट टुडेस लेक्चर। आप आज के लेक्चर के बारे में भी पोस्ट कर सकते हैं। सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं अनुराधा जी, अभी आजकल ट्रेंड है सेंधा नमक यूज करने का। आप बदल बदल के यूज करें, कभी कुछ ऐसे। एक्चुअली सुचिता जी, कौन से कंडीशन में आप पूछ रही है एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाना? यस। अच्छा मैम, देखिए एस्ट्रोजन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, मेरा सजेशन ये रहेगा। थोड़ा बहुत ठीक है, शतावरी वगैरह आप यूज कर सकते हैं, बट एस्ट्रोजन को बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है। मेरा लाइक एक्सपीरियंस ये बताता है कि एस्ट्रोजन बहुत भयंकर है, भयंकर इन द सेंस कि ये बढ़ता भी है तो हानिकारक होता है, और ये कम भी होता है तो हानिकारक होता है। तो हमें इस जो जैसे मेंटेन रखना है इसको, बढ़ाना आर्टिफिशियली नहीं बढ़ाना है। हम कुछ डाइट एंड अदर्स जो चीजें हैं, जैसे शतावरी सिद्ध घृत है, दूध है, इसके साथ हम चले। आई डोंट सजेस्ट एनी HRT या कोई और ट्रीटमेंट, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है आप इसके साथ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सुचेता जी, फूड के जरिए कुछ फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, या सोया प्रोडक्ट्स है, टोफू वगैरह। फिर रेगुलर जो आप खाते हो ना, जैसे सीसम सीड्स वगैरह, उसका थोड़ा सा प्रमाण बढ़ाइएगा। मेनोपॉज डाइट में वो होने ही चाहिए, इससे सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, या फिर सीसम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये दो तीन प्रकार के जो सीड्स होते हैं ना, दे आर एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स। बेरीज वगैरह ऐड करिएगा। काफी कुछ है, अभी आज तो मैंने बस एक झलक दिखाई है अमृता जी। आगे आने वाले समय में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक सिंपल वे बताती हूँ। डेली 1 से 2 चम्मच फ्लेक्स सीड्स हर महिला को खाने चाहिए सुचेता जी। फ्लेक्स सीड्स, सीसम सीड्स, बस थोड़ा पित्त प्रकृति है तो देखिए, क्योंकि पित्त प्रकोपक होता है, जो तिल होते हैं ना वो। और एग्स में भी थोड़े अमाउंट में नेचुरली एस्ट्रोजन्स होते हैं। यस। पद्मा जी। हाँ यस। नहीं, आप रेगुलर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप किसके साथ कैसे फॉर्म में खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। बस आपकी प्रकृति पित्त है तो थोड़ा सा देखिएगा वहां पे, है ना। अदरवाइज कफ वाले वगैरह तो बिल्कुल भी खा सकते हैं, वात, इवन दो वात के लिए तो तिल एकदम अच्छे है। अगर आप
तिल डायरेक्टली नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा अभ्यंग वगैरह में करिए, कन्वर्ट इसको, तिल तेल का अभ्यंग वगैरह करवा सकते हैं आप, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो दोष धातुओं को नहीं भूलना है ना। बेसिक्स हमारे जो है कि सबसे पहले ग्लैंड का काम सोचिए कि काम क्या करती है, कहाँ पे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्यों होने वाला है, कौन से दोष है, कौन से धातु है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोष धातु को भूल जाते हैं और बस हमें मेडिसिन चाहिए। अब इसमें अभी अभी किसी ने और पूछा था, हंस पादादिक्वात बहुत अच्छा काम करता है, इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है पीजी में। हंस पादादिक्वात में जो हंसपादी होती है ना, ये T3 T4 लेवल्स को बैलेंस करती है। सो हंस पादादिक्वात इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें बाकी भी है, गुरुचि है, नीम है, वसा है, और ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छी है, दोनों में काम करती है। बिकॉज ये वात एंड कफ दोनों को बूस्ट करती है, बैलेंस करती है। वरुणादि कषाय तो बहुत ही बेस्ट होता है ऑप्शन। और ये खास करके कफ जन्य, इसमें अच्छा काम होता है वरुणादि का। कांचनार गुगुल भी बहुत अच्छी, एक अच्छी क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो सूजन वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एंड बिल्कुल ये T3 T4 को भी स्टिमुलेट करती है। सो मेडिसिन तो बिल्कुल आपको मिल ही जाएंगे, बस समझना है, केस को समझना है, सिचुएशन को समझना है। अभी जैसे किसी ने मेनोपॉज डाला था, तो मेनोपॉज में मैं सजेस्ट करूंगी शिरोधारा, नस्य, बस्ती के साथ जाइए। पेशेंट की मानसिक स्थिति को समझे। मेनोपॉज में ना पेशेंट थोड़ी मेंटली काफी वीक हो जाती है। इट इज नेचुरल, मतलब एक प्रकार का वो फेज ही होता है कि जिसमें वात बढ़ जाता है। एंड एक उम्र का पड़ा वैसे आता है कि सब कुछ थम गया ऐसा लगता है। और इसमें फिर एनर्जी कम होना, ये तो एकदम मतलब टिपिकली पॉसिबल है। तो इसमें आपको ना उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना है। काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है थायराइड के केसेस में, क्योंकि ऐसे होता है ना, थायराइड की गोली चल रही है तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो इतना। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। मैम आपका जो कोरिलेशन आयोडीन के बारे में था वो तो मुझे इतना पसंद आया। दिस इज हम्म, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना है हम्म, आयोडीन का आपने पित्त के साथ जो कोरिलेट yes, किया। बिल्कुल। और डेलीगेट्स में से डॉक्टर सुचिता मैम, डॉक्टर वैशाली मैम, डॉक्टर माधवी मैम, अगर आप अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज लेट अस नो हाउ वाज द सेशन। आपको जो इस सेशन से चाहिए था कि आपको वो मिला? प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज लेट अस नो who is going to speak. Let me know because I can, if you raise your hand, I can unmute you from my side. थैंक यू वेरी मच। सब लोग बोल रहे हैं वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, और ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आगे भी होने वाले हैं। और इफ आपको अगर ऐसा लगता है कि जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में हमने आज, जो फीमेल सफर हो रही है फीमेल्स, उसके बारे में हमने आज देखा, अगर वैसे ही अगर आप स्त्री रोग की अन्य व्याधि 50+ व्याधि है स्त्री रोगा के, और सेम इसी ग्राउंड्स पे जैसे हमने आज थायराइड के देखा है, सेम वैसे ही हम 50+ स्त्री रोग वाले व्याधि, उसकी चिकित्सा, उसका चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या सिद्धांत हम फॉलो करेंगे, कौन से कल्प होंगे, कितने ml में, कौन से समय में देना है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमल फीस में, ओनली 1200 फीस में हमने 50 स्त्री रोग के व्याधि और उनके सारे रेडी टू यूज मास्टर फॉर्मूलाज, 1000+ फॉर्मूलाज हैं जो हम शेयर करेंगे। उसमें डाइट भी होगा, उसमें आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्लानिंग भी होगा, यही ट्रीटमेंट क्यों करनी है ये भी हम बताएंगे। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। डॉक्टर शिल्पा येरमे मैम खुद ही लेती है ये क्लास। इट इज़ फॉर 1 वीक, 7 दिन का ये क्लास रहता है। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल देती हूँ, डॉक्टर मंजूषा चित्ते। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द डिटेल्स ऑफ द क्लास। इसके अलावा मैम की जो नाड़ी परीक्षा जो है
नाड़ी परीक्षा के ऊपर भी मैम बहुत अच्छा क्लास लेते हैं। टंग मैपिंग के ऊपर, टंग पेशेंट का टंग एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, और आहार के ऊपर भी मैम का बहुत अच्छा काम है। तो इसके भी लेक्चर्स हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अभी ऑन गोइंग लाइव लेक्चर होगा 50+ स्त्री रोग व्याधि और उनके मास्टर फॉर्मूलाज। बूस्टिंग सेशन भी कहना गलत नहीं होगा। वेरी गुड। टुडे वी लर्न न्यू अप्रोचेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म मैम। बहुत सारे आपके लिए मतलब अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और ये हमें मोटिवेट करते हैं मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। ओके, आप में से किसी को भी अगर ज्वाइन करना है मैम का स्त्री रोग का लेक्चर, तो प्लीज मैसेज मी पर्सनली। मैंने अपना मैसेज नंबर पुट डाउन किया है चैट बॉक्स में। सो आई थिंक वी शुड लीव नाउ। इज इट ओके मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नो मैम, नॉट क्लियरली। इट्स ओके मैम, आई थिंक यू आर आउट। वी कैन लीव द मीटिंग। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स भी है आज के सेशन के रिलेटेड, यू कैन लेट अस नो इन द ग्रुप ऑल्सो। ओके, क्लास जो है, जो मैं 50+ स्त्री रोग व्याधि के बारे में जो बता रही थी अभी, स्त्री रोग और उनके फॉर्मूलाज के ऊपर जो बता रही थी, वो मार्च में ही होने वाला है। आई थिंक 7 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअसली फॉर 7 days। ओके, या नाड़ी नाड़ी के ऊपर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा मतलब आप किस पर ज्यादा इंटरेस्टेड हो, नाड़ी आपको सीखना है या टंग मैपिंग सीखना है, स्त्री रोग के बारे में ज्यादा सीखना है। पर्सनली मैसेज कर दीजिए। ओके एवरीवन, विल लीव द मीटिंग नाउ।